शुरुआत करेंगे 24 मिनट में 24 खबरों की। उज्बेकिस्तान के समरकंद में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की आज बैठक हुई है। इस मीटिंग में एससीओ के सुधार, विस्तार, रीजनल सिक्योरिटी, सहयोग, कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की बैठक शुरू हो गई है। मीटिंग में एससीओ के सुधार, विस्तार, रीजनल सिक्योरिटी, सहयोग, कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में पीएम मोदी का उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने जोरदार स्वागत किया। मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी की पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर प्रधानमंत्री मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करते हैं तो ये मुलाकात भारतीय फॉरेन पॉलिसी के लिए अहम होगी। भारत चीन के बीच सीमा विवाद गहराने के बाद पीएम शी जिनपिंग की ये पहली मुलाकात होगी। वहीं पाकिस्तान में इमरान खान के पद से हटने के बाद पीएम मोदी और शहबाज शरीफ की ये मुलाकात पहली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पीएम मोदी पिछले साल की तरह इस साल भी अपने उपहारों की नीलामी करेंगे। नीलामी 17 सितंबर यानी कि पीएम मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक जारी रहेगी। पीएम मोदी पिछले साल की तरह इस साल भी अपने उपहारों की नीलामी करेंगे। नीलामी 17 सितंबर यानी कि पीएम मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगी। पीएम को हर साल उपहारों में हजारों लाखों सामान मिलते हैं। ऐसे में इस बार फिर पीएम मोदी को देश भर से मिले गिफ्ट की नीलामी की जाएगी। भारत में पहली बार ऐसा जितने भी गिफ्ट आइटम्स, मेमेंटोस एज ए प्राइम मिनिस्टर अलग अलग इवेंट्स पे मिलता है, वो सभी आइटम्स को देश भर के जनता को वापस देना चाहिए। नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। पीएम को मिले उपहारों में कई बेशकीमती वस्तुएं हैं, जिनकी कीमत 100 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक होगी। इन तोहफों की पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। उपहारों की नीलामी से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल नमामि गंगे मिशन में किया जाएगा। पीएम मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी का ये चौथा संस्करण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कैप्टन अमरिंदर 19 सितंबर को बीजेपी का हाथ थामेंगे। इस दौरान उनका बेटा और बेटी भी शामिल होंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कैप्टन के साथ पंजाब के करीब 6 से 7 पूर्व विधायक भी बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी में शामिल होंगे कैप्टन अमरिंदर और इस दौरान उनका पूरा परिवार शामिल होगा। सोनिया गांधी आज विदेश दौरे से लौटेंगी। उनके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी विदेश दौरे से लौट आएंगी और खबर है कि राजस्थान विवाद पर सोनिया गांधी बैठक कर सकती हैं, क्योंकि जब से गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने और पायलट के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें लगाई जा रही हैं, तब से दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सोनिया गांधी अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली बुला सकती है और राजस्थान के दोनों नेताओं के साथ बैठकर विवाद को तुल नहीं देने पर बल दे सकती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन उनको कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री भी बनाए रखा जा सकता है। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने घंटाघर में संकल्प दौड़ का आयोजन किया।
पुष्कर सिंह धामी ने जन्मदिवस के मौके पर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद के लिए उनका आभार जताया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्र सरकार से देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार जताया। ये सबसे बड़ी बात होती है कि कभी भी किसी भी समय हर चीज के लिए तैयार रहना। इसी का नाम हमारा फोर्स है, इसी का नाम हमारा बल है। तो जहां पर पहले से कोई तैयारी न हो वहां पर भी हमको तैयार रहना पड़ता है। जो हम सोचते भी नहीं है उसको भी हमें करना पड़ता है। और बच्चों के जीवन में मैं समझता हूं कि आज मेरे जन्मदिन पर एक लेसन ये बच्चों के लिए ये भी है। और सीधे लिए चलते हैं जहां एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एससीओ सम्मेलन की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के पीएम और साथ ही चीन के राष्ट्रपति मौजूद हैं। तमाम देशों के प्रतिनिधित्व यहाँ पर किया जा रहा है। संघाई सहयोग संगठन की ये बैठक जिसमें पुतिन, जिनपिंग के साथ साथ एससीओ की इस फोटो के भी कई मायने हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पीएम मोदी और साथ ही तमाम बड़े नेता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात को अमेरिका भी गौर से देख रहा होगा। इस बहुप्रतीक्षित मुलाकात जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंचे हैं जहां पर एससीओ समिट का वो हिस्सा बने हैं और साथ ही रूस, चीन, पाक के पीएम और राष्ट्रपतियों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलग से मुलाकात करेंगे और साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के पीएम से भी मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी। और अब बात गाजियाबाद की, जहां इंदिरापुरम में रहने वाले आरएसएस के पत्रकार की रिपोर्टर निशांत आजाद को मैसेज पर सिर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। पुलिस सर्विलांस की मदद से नंबर को ट्रेस कर आरोपी को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वाले आरएसएस की पत्रिका के रिपोर्टर निशांत आजाद को सिर तन से जुदा करने की मैसेज के जरिए धमकी मिली। पुलिस सर्विलांस की मदद से नंबर को ट्रेस कर आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आरएसएस पत्रिका की रिपोर्टर निशांत आजाद को पहले कॉल आया और फिर अनजान शख्स ने मैसेज पर लिखा कि तुम धर्म विशेष के बारे में ज्यादा लिखते हो, अगर ऐसा करना बंद नहीं किया तो तुम जान से मारे जाओगे। सोमवार के दिन मुझे धमकी आती है व्हाट्सएप पे और मैसेज आता है। तकरीबन 7 बज रहे थे, उस टाइम मैं ट्रैवल कर रहा था। तो मैसेज आता है कि स्टॉप राइटिंग अगेंस्ट इस्लाम और अदरवाइज हम तुम्हें मार देंगे। और जो सरतन से जुदा वाली जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कह सकते हैं कि वो भी मैसेज आता है कि गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा। पुलिस ने शिकायत पत्र के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को ढूंढने की कवायद शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। लखनऊ के हजरतगंज में एक मकान की दीवार गिरने से 3 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। लखनऊ के हजरतगंज में एक मकान की दीवार गिरने से 3 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। लगातार कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से हजरतगंज की दिलकुशा कॉलोनी में एक मकान की दीवार गिर गई, जिसमें झांसी के रहने वाले कई मजदूर दब गए और हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई।
जो लोग रह रहे थे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, फाइनेंशियली इतने कमज़ोर हैं कि ये घर और कहीं रह नहीं सकते, इसलिए इन्होंने इस टाइप झुग्गी झोपड़ी बना ली और इन्होंने ये महसूस नहीं किया कि दीवार गिर सकती है और इनके साथ ये हादसा हो गया। कहा जा रहा है कि ये मकान करीब 100 साल पुराना है, जिसकी वजह से बारिश में दीवार ढह गई। यहाँ तक कि छोटी गलियां होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी खासी दिक्कतें हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गोरखपुर में 24 घंटे की लगातार बारिश ने पीडब्ल्यूडी के दावों की पोल खोल दी है। बारिश की वजह से कॉलोनियों के साथ साथ कई सरकारी विभाग के परिसर भी पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। गोरखपुर में 24 घंटे की लगातार बारिश ने पीडब्ल्यूडी के दावों की पोल खोल दी। बारिश की वजह से कॉलोनियों के साथ साथ कई सरकारी विभाग के परिसर भी पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। गोरखपुर में 24 घंटे लगातार बारिश की वजह से कई लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। बच्चों का स्कूल जाना और लोगों का ऑफिस जाना पूरी तरह से बंद हो चुका है। बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल भी बारिश का यही दौर जारी रहने वाला है। जहां एक तरफ गर्मी से लोगों को निजात मिलेगी, तो वहीं जलभराव की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गाजियाबाद कॉलोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान भागने की कोशिश कर रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद की लोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश पुलिस गिरफ्त में आ गया है। गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों से बदमाश मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। कई वारदातें सामने आने के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और चेकिंग के दौरान लोनी बॉर्डर पर बाइक सवार 4 संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने भागने की कोशिश की और पुलिस ने फायरिंग की। अपने आप को चारों तरफ से पुलिस से घेरते हुए देख करके बदमाशों ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दिया। पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से सोने के जेवरात बरामद कर लिए हैं और इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो वहीं बिहार में बेगूसराय गोलीकांड के सभी 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 आरोपी बेगूसराय से और 1 आरोपी को झाझा से पकड़ लिया है। बेगूसराय में मंगलवार की शाम को करीब 5:30 बजे बदमाशों ने नेशनल हाईवे 28 पर जमकर खूनी तांडव मचाया। बदमाशों ने 10 लोगों को गोली मारी थी। इनमें 31 साल के चंदन नाम के शख्स की मौत हो गई थी। इनमें से 2 बंदूकधारी करीब 30 किलोमीटर तक गोलियां बरसाते चले गए और रास्ते में जो भी आया उसे निशाना बनाते चले गए। पुलिस ने अपराधियों की जानकारी देने वालों को 50,000 रुपए इनाम का ऐलान किया था। वहीं गोलीबारी की इस घटना को लेकर नीतीश सरकार की जमकर आलोचना हुई, जिसके बाद जिम्मेदार 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि 3 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर बारिश की वजह से एक मकान की छत गिर गई, जिससे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस पूरे हादसे में बच्चों की मां भी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि असोहा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ एक घर की छत गिरने से 3 बच्चे मलबे में दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतकों में 1 बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। इस पूरे हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और मामले की पड़ताल शुरू कर दी। उन्नाव के एसडीएम अजीत जायसवाल के मुताबिक रात करीब 3 बजे बारिश की वजह से कच्चे घर की छत गिरी और 3 बच्चे मौके पर, जो कि उस घर में सो रहे थे, उनकी मौत हो गई। यूपी के एटा में महिला का राइफल से फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महिला का नाम रेणु दुबे बताया जा रहा है। वीडियो को महिला के बेटे ने अपनी फेसबुक आईडी पर पोस्ट किया था, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में महिला को उसका भाई छत पर राइफल चलाने की ट्रेनिंग देता नजर आ रहा है।
वीडियो एटा के कोतवाली नगर इलाके के सर्किट रोड का बताया जा रहा है। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद से लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग इस महिला पर कार्रवाई तक की बात कर रहे हैं। तो वहीं यूपी के जौनपुर में सिगरेट के रुपये मांगने पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात सिपाही ने दुकानदार की पिटाई कर दी। सिपाही की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो खुटहन थाना क्षेत्र के पास का है। सिपाही रोजाना दुकान पर सिगरेट पीने आता था, लेकिन उसने कई दिनों से रुपये नहीं दिए थे। दुकानदार का आरोप है कि जब उसने सिपाही से कहा कि भाई रुपये दे दो, तो सिपाही उसे मारने लगा। लेकिन जानकारी के मुताबिक वो थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात थे। अब देखना ये होगा कि इस वीडियो के सामने आने के बाद सिपाही पर एक्शन लिया जाता है या नहीं। पश्चिम बंगाल में न बनना चलो मार्च के दौरान हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई के मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक टीम का गठन किया है। 5 सदस्यीय जांच समिति पूरे मामले की जांच करेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मंगलवार को न बनना अभियान चलाया गया था। इस दौरान कई जगह बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। कोलकाता में पुलिस की गाड़ी में कार्यकर्ताओं ने आग भी लगा दी थी और हावड़ा में पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई। इस दौरान बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी को हिरासत में भी लिया गया। मार्च के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई पिटाई को लेकर बीजेपी ममता सरकार को लगातार घेर रही है। फिलहाल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।